नमस्कार दोस्तों, मैं विकी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको वर्णमाला पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। कल मैंने आपको वर्णमाला पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसमें मैंने वर्णमाला की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा, स्वर की परिभाषा व स्वर के विभाजन के बारे में बताया था। आज मैं आपको वर्णमाला पार्ट 2 में आगे के चरण के बारे में बताऊंगा। जैसे मैं आज स्वर का उच्चारण स्थान आपको बताऊंगा और स्वर का विभाजन किस किस प्रकार से और किस तरीके से होता है उसको बताऊंगा मैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, स्वर का उच्चारण स्थान। ठीक है, देखिए दोस्तों, स्वर का उच्चारण स्थान, स्वर का उच्चारण स्थान मतलब जब भी हम स्वर का उच्चारण करते हैं किसी समय या जब भी हम स्वर को बोलते हैं तो किस स्वर का उच्चारण स्थान कहां से होता है इसको देखा जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूंगा आ फिर आ हमारा स्वर जो स्वर का उच्चारण होता है कहां से होता है, हमारा एक कंठ से होता है। ठीक है, ई का कहां से होता है, हमारा तालु से होता है। उ का ओष्ठ से होता है। ठीक है, अब आगे मैटर कि ए आई का उच्चारण था कैसे होता है। ठीक है, मैंने आपको अगली क्लास में जो बताया था कि ए आई कैसे बनता है। ए आई हमारा एक संयुक्त स्वर है और संयुक्त स्वर बनता कैसे है, दो भिन्न स्वरों के योग से हमारा संयुक्त स्वर बनता है। कैसे, जैसे हमारा संयुक्त स्वर में ए हमको बनाना है ये, तो आ धन ई बराबर क्या बनता है, हमारा ए का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम जब ए का निर्माण हो गया आ धन ई से, तो हम इसका उच्चारण स्थान भी कर सकते हैं। जैसे आ का उच्चारण स्थान मैंने क्या बताया, यहाँ पर देखिए कंठ बताया है और ई का क्या बताया है, ताल बताया है। तो जब आप दोनों को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, कंठ है ताल। ठीक है, अर्थात ए आई का उच्चारण क्या होगा, हमारा कंठ है ताल। ठीक है, फिर आपको आगे देखना है ओ आओ। ठीक है, ओ आओ का मैंने ये बताया था कैसे बनता है, आ धन उ के योग से क्या बनता है, ओ बनता है। तो आ का उच्चारण क्या है, देखिए कंठ है और उ का क्या है, ओष्ठ है। ठीक है, तो आ या उ बराबर, ठीक है, कंठ और ओष्ठ, अर्थात ओ आ का उच्चारण क्या हमारा कंठ है ओष्ठ निकला। फिर आगे देखिए री का उच्चारण हम कहां से करते हैं, हमेशा मूर्धन्य से करते हैं। और अंग, देखिए अंग, जब आप अंग बोलेंगे तो अंग देखिए नाक से करना। ठीक है, नाक और मुंह दोनों, तो अंग का उच्चारण कहां से होता है, अनुनासिक से होता है। ठीक है, अनुनासिक आप कहिए या नासिक कहिए, एक ही चीज है। ठीक है, अनुनासिक या नासिक एक ही। ठीक है, ए उच्चारण स्थान का हो गया। फिर अब आगे देखिए, आगे मैं आपको बताऊंगा स्वरों का विभाजन एक अलग तरीके से। जैसे हम कहते हैं जिह्वा के आधार पर देख लें, ओष्ठ के आधार पर देख लें और मुख द्वार के आधार पर देख लें। ठीक है, हम स्वर का विभाजन इस प्रकार देखेंगे। अब देखिए पहले हम ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, ठीक है, ओष्ठ के आधार पर दोस्तों स्वर को दो भाग में बांटा गया है, एक है वृद्धमुखी, एक है आवृतमुखी। वृद्धमुखी का मतलब होता है जब भी हम स्वर को बोलेंगे या उच्चारण करेंगे स्वर का, तुम्हारा जब अगर ओठ बांध, तुम्हारा ओष्ठ है, ओठ है, अगर गोलाकार बना वृत्त के आकार के जैसे बांधना है तो क्या होगा, हमारा वृद्धमुखी हो जाएगा। और वृत्त के आकार के जैसा नहीं बन रहा है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, आवृतमुखी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझना है कि नहीं। ओष्ठ के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, वृद्धमुखी, आवृतमुखी। वृद्धमुखी का मतलब होता है जब ओष्ठ गोलाकार बने, वृद्धमुखी जब ओष्ठ गोलाकार न बने तो आवृतमुखी। ठीक है, देखिए कैसे होता है, कौन कौन सा अक्षर आते हैं हमारे इसमें। दो भागों में बांटा गया है, वृद्धमुखी और दूसरा है आवृतमुखी। ठीक है, वृद्धमुखी और आवृतमुखी। वृत्त मतलब होता ही है गोला। ठीक है, तो जब हमारा ओष्ठ कैसा बने, गोलाकार बने, तो वृद्धमुखी, और गोलाकार ना बने तो क्या बने, होगा हमारा आवृतमुखी। ठीक है, गोलाकार ना बने तो आवृतमुखी। अब हम देखते हैं 11 स्वरों में किसका उच्चारण गोलाकार हो रहा है, किसमें और किसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, बोलेंगे आ, जब तक हमारा यही ओठ केवल, ठीक है, गोलाकार ना बने। ठीक है, तो ऐसे को देखना है। या कहीं जब किसी बच्चे को किस करते हैं तो किस करते टाइम देखिए हमारा जब हमारे ओठ का आकार जैसा बनता है वही हमारा वृद्धमुखी होता है। ठीक है, तो देखिए आ बिल्कुल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आ आपके क्या हो जाएगा, आवृतमुखी हो जाएगा।
ई इसमें भी नहीं कर रहा है, ई भी हो जाएगा अभिमुखी। लेकिन उ उ देखिए बढ़ रहा है नहीं, उ हमारा क्या हो जाएगा, वृत्तमुखी हो जाएगा। फिर ए आए इसमें भी नहीं कर रहा है, ए आए, ठीक है। ओ आओ, देखिए ओ आओ बढ़ रहा है नहीं, ओ आओ, ठीक है। अर्थात उ ओ आओ हमारे वृत्तमुखी हैं। आ ई ए आए और बचा एक अक्षर बचा है री, री भी नहीं है, ठीक है। ये हमारा अवृत्तमुखी हो गया। इसके आधार पर हमने स्वरों का विभाजन कर दिया। अब अगली बारी हम देखेंगे स्वरों का विभाजन जो है जिह्वा के आधार पर देखेंगे। किसके आधार पर देखेंगे, हम जिह्वा के आधार पर स्वरों का विभाजन देखेंगे। देखिए दोस्तों, जिह्वा के आधार पर स्वरों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, ठीक है। जिह्वा मतलब होता है जीभ, ठीक है। इसके आधार पर स्वरों को 3 भाग बांटा गया है, 1 2 3। देखिए क्या क्या होता है, एक होता है अग्रस्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पश्च स्वर, ठीक है। अगर हमारा जिह्वा स्वर को बोलते समय या उच्चारण करते समय आगे आ रहा है या इसके अग्रभाग में आ रहा है तो अग्रस्वर हो जाएगा। अगर वहीं की वहीं रह जाएगा अर्थात मध्य में रह जा रहा है तो मध्य स्वर हो जाएगा और पीछे जा रहा है तो पश्च स्वर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज जानते रहिए, पश्च स्वर की भूमिका क्या है, आपका मुंह जितना खुलेगा और जितना बंद होगा उतना जिह्वा हमारा पीछे जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा खुलेगा जितना मुंह ज्यादा बंद रहेगा उतना जिह्वा हमारा पीछे जाता है, ठीक है। ये पश्च स्वर की भूमिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से किसमें जाता है। जैसे बोल देखिए आ जैसे बोले हुए आपके जिह्वा में कहीं भी जो है अंतर नहीं आ रहा है, जहां था जिह्वा आपका वहीं के वहीं है। अर्थात जब ऐसी कंडीशन हो तो हमारा क्या होता है, मध्य स्वर आ। अब देखिए जितना मुंह खोलेंगे उतना पीछे जाएगा आ, अब जितना खोले आप पीछे चला जाए, ठीक है। फिर ई, देखिए ई हमारा क्या है, अगर उ देखिए गोलाकार बनाएंगे उ और पीछे गया। फिर ए आए, ए आए, ओ आओ, फिर बचा क्या हमारा री, री भी हमारा क्या हो गया अग्रस्वर। ई ए आए और री हमारे अग्रस्वर हैं, छोटा आ मध्य स्वर है, आ उ ओ आओ। जब मैंने बताया था वृत्तमुखी में उ ओ आओ जो हमारा वृत्तमुखी वाला है अक्षर वो आपके पश्च स्वर में आ जाएगा पूरा अक्षर, ठीक है। ये आपको समझना है नहीं, जिह्वा के आधार पर कहिए या जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। एक है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। अग्रस्वर का मतलब होता है जब जिह्वा आगे आए या जिह्वा का अग्रभाग कार्य करे तो अग्रस्वर, जब जिह्वा का मध्य भाग कार्य करे तो मध्य स्वर, जिह्वा का जब पश्च भाग मतलब पीछे का भाग कार्य करे तो पश्च स्वर, ठीक है। यहां तक हो गया नहीं। अब आगे देखते हैं हम तीसरा विभाजन मुख द्वार के आधार पर। मुख द्वार के आधार पर जो है स्वरों का विभाजन, ठीक है। मुख द्वार के आधार पर स्वरों का विभाजन, ठीक है। लीजिए मुख द्वार के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है समृद्ध और दूसरा है अर्धसमृद्ध, तीसरा है विपरीत और चौथा है अर्धविपरीत, ठीक है। मुख द्वार के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विपरीत और विपरीत। एक चीज जानते रहिए, ये हमारे मुख का आकार है। अगर हम कहते हैं कि अगर हम स्वर को बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं तो किसने हमारा मुख कितना खुल रहा है या कितना बंद हो रहा है, इसके आधार पर हमको देखना है स्वर का विभाजन। ये हमारे मुख का आकार है, पूरा खुल गया, ठीक है।
अब जब पूरा खुलेगा तो हमारा विपरीत होगा। क्या होगा? विपरीत होगा। जब इसका आधा हो जाएगा तो अविपरीत हो जाएगा, और जब इसका भी आधा हो जाएगा क्या हो जाएगा? असममित, और जब इसका भी आधा हो जाएगा क्या हो जाएगा? हमारा विपरीत सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए परिभाषा। सम्मिलित का मतलब होता है समान, वृत्त मतलब होता है वृत्त के। ठीक है, और जब भी चांदी दोस्तों अगर वृत्त के समान हमारा मुख का आकार बन रहा है, ठीक है, या वो का आकार बना, तो दिमाग में चलिए कि हमारे मुख का द्वार लगभग बंद है। ठीक है, जब मुख का द्वार लगभग लगभग कैसे हो? बंद हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? समृद्ध। असमृद्ध मतलब होता है मुख द्वार समृद्ध से थोड़ा खुला हो, थोड़ा खुला हो, उसे हम असमृद्ध कहते हैं। विपरीत का मतलब होता है कि मुख द्वार कैसा खुला हो? पूरा खुले। ठीक है, पूरा खुला हो। और अविपरीत मतलब होता है कि आधा मुख द्वार खुला हो, आधा खुला हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, आइए देखिए कौन कौन सवाल हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, कौन कौन सवाल इसमें आते हैं देखिए। देखिए बोलेंगे आ, देखिए आ का पूरा हो जाएगा आ में, इसका मतलब बड़ा आ का आधा आ जाएगा। ठीक है, तो आ का क्या होता है? आ विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ विपरीत। आ पूरा बन गया हमारा मुंह, तो विपरीत हो गया। ठीक है, अब देखिए ये देखिए बंद रखिए, ये क्या है हमारा? ठीक है, समृद्ध है। वो हमारा भी और कैसा हो रहा है? बंद हो रहा है, ये भी समृद्ध है। ठीक है, अब देखिए ए आई समृद्ध थोड़ा सा खुला है, तो ए हमारा समृद्ध हो जाएगा, और आए हल्का से ज्यादा खुल गया तो क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, आर समृद्ध हो गया। फिर ओ हमारा अविपरीत हो गया। ठीक है, फिर बच्चा हमारे पास क्या है? री। क्या बचा है? री क्या हो जाएगा हमारा? अविपरीत। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आप याद कीजिए सुई। क्या करिए? सुई। सुई का ट्रिक क्या है? किसका? समृद्ध का। देखिए सा का क्या होता है? समृद्ध। ठीक है, अब ऊ की मात्रा लगी मतलब ऊ, और ई की मात्रा लगी मतलब ई, अर्थात ऊ और ई क्या होंगे हमारे? समृद्ध होंगे ट्रिक के अनुसार। ठीक है, अब इसका ट्रिक जान लीजिए। अविपरीत का ट्रिक बनेगा ओए ओए और समृद्ध, ओए और समृद्ध। ठीक है, अर्थात ओ और ए क्या हो जाएगा हमारा? असमृद्ध हो जाएगा, और री भी असमृद्ध है। ठीक है, अब बड़ा आपका विपरीत होता ही है, बाकी जो बचेगा आपका अविपरीत हो ही जाएगा। ठीक है, एक स्वरों का लगभग चीजें खत्म हो गई है। मैं आपको स्वर से संबंधित 2-3 चीजें तथ्य बताएंगे। ठीक है, आइए जान लेते उसको भी। ठीक है, देखिए कभी क्वेश्चन पूछता कभी कभार आगत स्वर क्या है? ठीक है, आगत स्वर कहिए या आगत ध्वनियां, कौन सी मात्रा है? आ के ऊपर जो है आग चंद्रबिंदी लगेगी, तो उसे क्या कहेंगे हम? आगत स्वर कहेंगे या आगत ध्वनियां। आगत मतलब होता है आया हुआ। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो 52 वर्ण है, 52 वर्णों में हमारा ई और री क्या है? एक स्त्रीलिंग वर्ण है। क्या है? स्त्रीलिंग वर्ण है। ठीक है, फिर अगला तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मतलब प्राकृतिक स्वर कौन कौन से हैं? प्राकृतिक स्वर, प्राकृतिक स्वर आपका आ ई और उ आपके प्राकृतिक स्वर है। एक क्वेश्चन बनता है संगीत स्वर या कहीं बलदान स्वर। ठीक है, आ छोटा आ के आपके संगीत स्वर या बलदान स्वर है। ठीक है, इतना क्वेश्चन इस स्वर से संबंधित आपको से पूछता है। ठीक है, फिर चलिए दोस्तों, मैंने आपको आज वर्णमाला का पार्ट 2 पढ़ाया। वर्णमाला के पार्ट 2 में मैंने स्वर का उच्चारण स्थान बताया। स्वर का उच्चारण स्थान मैंने और आ का के बताया, कंठ, ई का ताल होता है, उ का ओठ होता है, ए आय किससे मतलब आधा की बराबर ए बनता है, अर्थात आ का कंठ होता है, ई का ताल होता है, अर्थात ए आय का क्या होता है? कंठ है, ताल। ओ आ का क्या होता है हमारा?
कंठोष होता है, ओ किसके युक्त बनता है, आया उ के युक्त बनता है। री का अर्थ क्या होता है, मूर्धा होता है। अंक का अर्थ क्या होता है, अनुनासिक होता है। फिर मैंने आपको बताया ओज के धातु बताया स्वरों का विभाजन। ओज के धातु स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, वृद्धमुखी और अवृद्धमुखी। वृद्धमुखी मतलब होता है जब ओज हमारा गोलाकार बने वृद्धमुखी, और जब ओज गोलाकार न बने तो अवृद्धमुखी। गोलाकार में माना आएगा तो उ और ओ अव आता है, बाकी सभी अक्षर इसमें आएंगे बिना गोलाकार अर्थात अभिमुखी में। फिर मैंने आपको बताया जीवा के धात पे बताया, जीवा के धात पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। अग्र स्वर में मैंने बताया था कि ई ए आई अग्र स्वर, और मध्य स्वर में छोटा आ होगा, बाकी बचे अक्षर जो इसमें देंगे हमारे पश्च स्वर में। फिर मैंने आपको बताया मुख द्वार के धात पर अर्थात स्वर को बोलते समय हमारा मुख द्वार कैसा बना है, ज्यादा खुल रहा है कम खुल रहा है, इसके धात पर देखना मैंने। इसके धात पर स्वरों को चार भागों में बांटा गया है, समृद्ध, असमृद्ध, विपरीत और अविपरीत। समृद्ध में हमारा ई आ जाएगा और उ आ जाएगा, असमृद्ध हमारा ओ आ जाएगा और ए आ जाएगा, विपरीत हमारा आ जाएगा बड़ा आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें हो गई, अब बाकी चीजें जो बचे हमारा अविपरीत हो जाएगा। फिर मैंने आपको कुछ तथ्य बताया, जैसे मैंने आगा स्वर बताया, आगा ध्वनि बताई। बड़ा आ रहेगा, बड़ा आ के ऊपर अर्जन विधि लग जाएगी, तुम्हारा आगत स्वर है या आगत ध्वनि है। फिर आपको प्रैक्टिस स्वर मैंने बताया, छोटा आ, ई और उ क्या हमारे प्रैक्टिस स्वर है। सही स्वर या बलजान स्वर मान छोटा आ है। यहाँ तक की क्लासेस आज हो गई। मैंने स्वर लिए जितने क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछे गए हैं, जिस प्रकार से पूछे जाते हैं, मैंने वो सारे तथ्य बता दिए। आप पुलिस से लेकर किसी भी एग्जाम दीजिए, स्वर से क्वेश्चन इससे बार अभी नहीं बनेगा, ना बना है ना बनेगा, ठीक है। आज तक की क्लास दोस्तों यहीं तक रहेगी। कल मैं आपको वर्णमाला पार्ट 3 बताऊंगा, जिसमें मैं आपको व्यंजन के बारे में पूरा अध्ययन कराऊंगा दोस्तों। आज की क्लास यहीं तक। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो, आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।